अध्याय 01 ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम। डिंग, ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम शुरू हो गया है। क्या आप ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम देखना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियो हुआ अवाक रह गया और उसे पूरे सिस्टम को प्रोसेस करने में कुछ मिनट लग गए। अपने कमरे में वापस जाने के बाद वह मदराती नीली स्क्रीन की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। लेट मी सी इट। डिंग, कंफर्मेशन रिसीव। फंक्शन प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़ता है। आपको एक स्टार्टर पैक प्राप्त हुआ है। नीली स्क्रीन बदलती है और एक लड़के की तस्वीर प्रदर्शित होती है जो बैठा हुआ है और खेती कर रहा है। लड़के के सामने 10 अंक प्रदर्शित करता है। एक लड़के की आकृति के नीचे 3 विकल्प हैं: अपग्रेड, शॉप और कन्वर्ट। आईसी डिजाइन और इसका कार्य सरल और समझने में आसान है। जियो हुआ ने अपग्रेड से शुरू करके प्रत्येक विकल्प की जांच करने का निर्णय लिया। प्रतिभा को उन्नत करने से लेकर डिवाइन बीस्ट का अंडा खरीदने तक ये सब ऑटो कल्टीवेशन पॉइंट एसीपी का उपयोग कर रहा है। अपग्रेड मेनू के भीतर 2 चीजें हैं जिन्हें मैं अपग्रेड कर सकता हूँ: प्रतिभा और ऑटो कल्टीवेशन। यह आग, पानी, बर्फ जैसे तत्व प्रकार की प्रतिभा को उन्नत कर सकता है और यहाँ तक कि स्थान और समय भी है। हथियार प्रकार की प्रतिभा जैसे तलवारबाजी, भलाबाजी इत्यादि। पेशे की प्रतिभा जैसे किमियागर के लिए किमिया, आर्टिफैक्ट रिफाइनर के लिए रिफाइनरी, पॉइजन मास्टर्स के लिए जहर बनाना, एरे मास्टर के लिए एरे कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि। ऑटो कल्टीवेशन के लिए केवल एक अपग्रेड बटन है। सिस्टम के स्पष्टीकरण से अपग्रेड से एसीपी प्राप्त करने का समय कम हो जाएगा और एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर राशि बढ़ जाएगी। समय 12 घंटे, 6 घंटे और 1 घंटे से घटता जाता है। एक बार जब यह 1 घंटे तक पहुंच जाता है तो इससे प्राप्त अंकों की संख्या बढ़ जाएगी 5 एसीपी से 10 एसीपी तक। हालांकि एक बार अंकों की मात्रा अपग्रेड हो जाने पर समय शुरुआत से वापस 10 एसीपी प्रति 12 घंटे में वापस आ जाएगा। जियो हुआ दुकान मेनू की जांच करता है और वह जो चीजें खरीद सकता है उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उच्च स्तरीय हथियारों, जड़ी बूटियों और तकनीक से लेकर ईश्वरीय रक्तरेखाएं, अमृत और जहर व्यंजन, रिफाइनरी और एरे ब्लूप्रिंट तक। यहाँ तक कि इसमें द ग्रेट रूलर श्रृंखला से स्वर्गीय लपटें, दिव्य जानवरों के अंडे और संप्रभु आकाशीय पिंड भी हैं। अंत में वह कन्वर्ट मेनू की जांच करता है जो एसीपी को 1:100 के अनुपात के साथ सोने के सिक्के में बदल सकता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने टैलेंट अपग्रेड मेनू की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि प्रतिभा के 5 अलग अलग प्रमुख क्षेत्र हैं जो 4 छोटे क्षेत्रों में विभाजित हैं। प्रमुख क्षेत्र: पूर्णता स्तर के नश्वर क्षेत्र, डूडी क्षेत्र; पूर्णता स्तर का आध्यात्मिक क्षेत्र, स्वर्गीय संप्रभु अवस्था; पूर्णता स्तर का दिव्य क्षेत्र, सच्चा ईश्वर क्षेत्र, महान शासक क्षेत्र; पूर्णता स्तर का दिव्य क्षेत्र; पूर्णता स्तर का शाश्वत क्षेत्र, लघु क्षेत्र, प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत और पूर्णता। प्रत्येक प्रमुख और लघु क्षेत्र में उस आत्मीयता के लिए एक अलग व्यापक और बुनियादी स्तर होगा। केवल एक छोटा क्षेत्र कम होना डूकिंग और डू पूर्वज के बीच व्यापक और आधार स्तर के अंतर के बराबर है। अच्छा, ऐसा है। जहां तक मुझे याद है डूडी पूर्वज क्षेत्र और संप्रभु क्षेत्र के बराबर है। स्वर्गीय संप्रभु और संत क्षेत्र समान हैं। इस बीच शासक क्षेत्र और ईश्वर क्षेत्र एक दूसरे के समतुल्य हैं। नोट: पूर्वज क्षेत्र की उत्पत्ति वुडोंग की अनकुन मार्शल यूनिवर्स से हुई है, जबकि संप्रभु और स्वर्गीय संप्रभु चरण महान शासक से हैं। संघ क्षेत्र और ईश्वर क्षेत्र ड्रैगन प्रिंस युआनजून श्रृंखला से संबंधित हैं। हालांकि क्या वास्तव में महान शासक और सच्चे ईश्वर के दायरे से परे कुछ भी है? यदि हाँ, तो मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना और वे क्या हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि लेखक द्वारा लिखे गए किसी भी उपन्यास में महान शासक और सच्चे ईश्वर से ऊंचे किसी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जब तक यह उनके नए और अधूरे कार्यों में से एक में न हो। एब्सोल्यूट रेजोनेंस। जियो हुआ ने अपने द्वारा बनाए गए नए काम के बारे में सोचा, लेकिन समय की कमी के कारण उसने वास्तव में इसे नहीं पढ़ा था। अब उसे ये चीजें परेशान करने वाली लगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि नए काम का पिछले वाले से कोई संबंध है। उदाहरण के लिए, ड्रैगन प्रिंस युआन वह स्थान था जहां मुख्य पात्र से भागने और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले संत कबीले की उत्पत्ति हुई थी। एक बार जब उन्होंने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पर आक्रमण करने और उसे जीतने का फैसला किया तो उन्होंने खुद को फीन कबीले कहना शुरू कर दिया। इसे ड्रैगन प्रिंस युआन की स्थापना हेवन जेनेसिस वर्ल्ड में लौटने से पहले अपनी दौड़ के लिए एक नई नींव के रूप में इस्तेमाल किया। सेंट कबीले, जो अब खुद को फीन कबीला कहते हैं, ने अपनी जाति के लिए एक नई नींव के रूप में उपयोग करने के लिए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उनका इरादा अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए ड्रैगन प्रिंस युआन की स्थापना हेवन जेनेसिस वर्ल्ड में लौटने का था। विवरणों से अपरिचित जियो हुआ ने इन विचारों को एक तरफ रख दिया और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपना ध्यान एसीपी प्रणाली की ओर लगाया और उन्हें लागतों पर ध्यान दिया। नश्वर क्षेत्र में एक छोटे क्षेत्र के लिए 5 एसीपी, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए 500 एसीपी, दिव्य क्षेत्र के लिए 50,000 एसीपी और दिव्य क्षेत्र के लिए 500,000 एसीपी। अंतिम चरण शाश्वत क्षेत्र के लिए आश्चर्यजनक 1000,000 एसीपी की आवश्यकता थी। प्रारंभ में जियो हुआ को सिस्टम की क्षमताओं से सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि उसके एसीपी को देखने के बाद वह निराश हो गया क्योंकि उसके पास केवल 10 एसीपी थे। फिर भी वह इतने लंबे समय तक उदास नहीं रहेगा जब तक कि इस प्रणाली के साथ वह अपने जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है और शिखर तक अपनी यात्रा का आनंद ले सकता है। इस पूरी स्थिति पर विचार करने के बाद उन्होंने टैलेंट ऑप्शन पर एक नजर डाली और देखा कि फ्लेम और वुड एफिनिटी के लिए उनकी प्रतिभा पूर्णता स्तर के नश्वर दायरे में है। इस बीच तलवारबाजी उन्नत स्तर के नश्वर क्षेत्र पर है, बाकी व्यवहारिक रूप से खाली है। उन्होंने अपने ऑटो कल्टीवेट को अपग्रेड करने के लिए एसीपी को बचाने का फैसला किया क्योंकि इसके लिए 20 एसीपी की आवश्यकता थी। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ उसे वास्तव में अभी कुछ भी अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। अभी उसे वास्तव में साधना के लिए समय की आवश्यकता है और बस इतना ही। इसलिए वह खड़ा होता है और खेती के लिए एक एकांत और शांत जगह खोजने के लिए पहाड़ के पीछे की ओर चलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जियोयान के शुरुआती हंगामे के अगले दिन समय चुपचाप बीत गया। जियो हुआ ने पहाड़ के पीछे अपनी खेती जारी रखी। अपनी खेती पूरी करने के बाद वह रात के खाने के लिए भोजन कक्ष में गए। एक बार जब वह बैठ गया तो छोटी लड़कियों का एक समूह उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गया। चूंकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए उनका मनोरंजन किया कि वे दुखी या निराश महसूस न करें। जैसे जैसे वह उनके साथ व्यस्त होता गया, लड़कियां उत्साहित और शोर मचाती गईं और अपने समय का भरपूर आनंद उठाती गईं। हालांकि यह आत्ममुग्धतापूर्ण लग सकता है, सिस्टम की विंडो को देखने के बाद मुझे पता था कि मुझे असाधारण उपस्थिति का आशीर्वाद मिला है। हालांकि मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि यह इतना था। जियो हुआ ने सोचा। वह अपने काम से काम कर रहा था, तभी छोटी लड़कियों की कही बात ने उसका ध्यान खींच लिया। उत्सुकतावश वह उनकी गर्मागर्म चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वैसे मैंने आज दोपहर को बड़ों से सुना, जाहिर है कल मूल्यवान मेहमान आएंगे। क्या आपने ये कहाँ से सुना? जब मैं घूम रहा था तो मैंने बड़े बुजुर्गों की बातें सुन ली। लेकिन यह आपको इतना उत्साहित क्यों करता है? फो आश्चर्यचकित न हो, लेकिन आप देखिए, इन मेहमानों का मनोरंजन स्वयं पैट्रियार्क द्वारा किया जाएगा।
क्या? शश, चुप रहो, मूर्ख। उफ, मेरा बुरा। लेकिन अगर मैं सही ढंग से याद कर रहा हूँ तो क्या हमारे पितामह एक डू ग्रैंड मास्टर पावर हाउस नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे मेहमानों के पास एक डू ग्रैंड मास्टर होगा? बड़े बुजुर्ग कितने आदर से बात कर रहे हैं, लगता है शायद उससे भी ऊंची बात होगी। डू ग्रैंड मास्टर से भी ऊंचा? क्या इसका मतलब डू किंग है? हो सकता है, मैं विशेष रूप से नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है। बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनकर जियो हुआ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और चिंतन किया। क्या ये गू कबीले का कुलपति है, गू युआन और गू शुनेर? ऐसा लगता है जैसे कल का दिन शोरगुल वाला होगा। छोटी लड़कियों का मनोरंजन करने के बाद वह कुछ देर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। हालांकि सोने से पहले उन्होंने ऑटो कल्टीवेशन को अपग्रेड किया, जिससे उन्हें प्रति 6 घंटे में 5 एसीपी का लाभ हुआ। डिंग, आपने एस बड़ी ई सिस्टम को अपग्रेड किया है। अब आपको 1 घंटे में 5 एसीपी प्राप्त होंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 दिनों के बाद बुजुर्गों ने हमें चौक में इकट्ठा होने का आदेश दिया। ऐसा लगता है कि वे सुबह आने वाले मेहमानों के बारे में समझा रहे हैं और हमें आदरपूर्वक रहने को कह रहे हैं। हालांकि जियो हुआ को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी खेती जारी रखने के लिए पहाड़ के पीछे चला गया। कल रात वह महसूस कर सकता है कि वह 4 सितारा डू डिसिप्लिन में सफलता हासिल करने वाला था, इसलिए उन्होंने दोपहर से पहले सफलता हासिल करने का फैसला किया। समय चुपचाप बीत गया और दोपहर होने को थी। थोड़ी देर के बाद जियो हुआ ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप सांस छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे मैंने बिना किसी समस्या के सफलता हासिल कर ली है, जैसा कि अपेक्षित था, क्योंकि मेरी प्रतिभा ड्यूटी तक पहुंच सकती है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अहंकारी होना चाहिए। इस दुनिया में एक भी गलत कदम के बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। जियो हुआ धीरे से बड़बड़ा रहा है। बाद में उसने अपने विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और पहाड़ से नीचे चला गया। हालांकि डाइनिंग हॉल के रास्ते में हलचल थी। जाहिर है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम्मानित अतिथि आए थे। अरे, क्या आपने अभी उस आदमी को देखा? उसके खड़े होने से हम उसकी उपस्थिति से निकलने वाले दबाव को महसूस कर सकते हैं। मुझे पता है उसका हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और वास्तव में उसने अपना दबाव बनाए रखा। फिर भी यह अभी भी इतना मजबूत है। ओह, ऐसा लगता है जैसे मेहमान हमारे कुलपति से भी अधिक राक्षसी हैं। हाँ, जाहिर है वह कुछ कारणों से अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया है और वह हमारी ही उम्र की है। मैंने उसे देखा और मैं आपको बता दूं, वह बहुत सुंदर छोटी लड़की है। मुझे पता है, ठीक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ उसके साथ? क्या मुझे तुम्हें थप्पड़ मारकर जगह देना चाहिए? चुप रहो, मुझे पता है हम में से कोई भी वास्तव में उसके स्तर पर नहीं है। हाँ, अपने आसपास हो रही बातचीत को सुनकर जियो हुआ अपने आप को रोक नहीं सका और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हालांकि भविष्य में वह मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसका बाल संस्करण हर चीज के प्रति उदासीनता थी। ऐसा तब तक है जब तक जियोयान ने उस बर्फ को पिघला नहीं दिया। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि वह एक सुंदर है, और एक बार जब आप उसे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर कर देंगे तो उसके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह एक टाइम बम है, उसकी पृष्ठभूमि और न जाने क्या क्या। जियो हुआ ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। बाद में अपने हिस्से का भोजन प्राप्त करने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया। खाना खाते समय उसकी नजर नीली स्क्रीन पर पड़ी तो देखा कि उसके पास 15 सी ऐसा लगता है कि आधी रात को उन्हें पहली एसीपी मिली। उन्होंने सभी 15 एसीपी को अल्कमी टैलेंट में डालकर इसे एडवांस लेवल में बदलने का फैसला किया। संतुष्ट होकर वह खुशी से मुस्कुराया और अपना दोपहर का भोजन जल्दी खत्म करके डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, एक आवाज आई जिसने जियो हुआ को उसके ट्रैक पर रोक दिया। वह पीछे मुड़ा और देखा कि यह छोटा लड़का था जो गूशुनेर के बारे में बात कर रहा था। उसके पीछे छोटी लड़कियों का एक झुंड था जिनकी आंखें चमकती हुई मेरी ओर देख रही थीं। अध्याय 02 गूशुनेर तारांकन संपादित। जियो हुआ ने अपना सिर झुका लिया उत्सुकता से कि छोटा लड़का क्या चाहता है। ये पता चला कि लड़कियों ने उससे जियो हुआ को बाजार जाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया था। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से जियोमिंग को एक सुंदर छोटे लड़के का आशीर्वाद मिला था, जिसमें हड़ताली विशेषताएं थीं, आंखें जो सितारों की तरह चमकती थीं, हवा के साथ नाचते रेशमी बाल और एक मुस्कान जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी, उम्र या लिंग की परवाह किए बिना। महिलाओं और छोटी लड़कियों ने यह भी घोषणा की कि जियो परिवार के भीतर कोई भी जियो हुआ की सुंदरता और सुंदरता से आगे नहीं निकल सकता। प्रशंसा के बावजूद जियो हुआ को बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने विनम्रता से उनके निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। वह तेजी से चला गया, निराश छोटे बच्चों की उदास नजरों का सामना करने और देर तक रुकने को तैयार नहीं था। डू टेक्निक हॉल की ओर चलते हुए जियो हुआ का उद्देश्य कुछ डू तकनीकों का पता लगाना और शायद उनकी खोज करना था, जिन्होंने अभ्यास के लिए उसका ध्यान खींचा। जियो कबीले के आंगन में घूमते हुए उन्होंने जियोयान को देखा, जो कठोर अभिव्यक्ति के साथ गूशुनेर का मार्गदर्शन कर रहा था, जो एक सुंदर गुड़िया की तरह एक शांत व्यवहार और कमल जैसा स्वभाव प्रदर्शित करता था। जियो कबीले के चारों ओर एक दौरे पर योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहाँ हमारे जियो परिवार का डू टेक्निक हॉल है। पश्चिम खंड में एक बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र है, जबकि पूर्वी खंड में आपको डू टेक्निक स्टोरेज मिलेगा। पूर्व खंड में हमने पिछली शताब्दी में कबीले द्वारा संचित डू तकनीकों को संग्रहित किया है। जियो परिवार के सभी बच्चों के पास अपनी डू तकनीकों में प्रवेश करने और चयन करने का अवसर है। बेशक पालन करने के लिए नियम है। सबसे प्रमुख यह है कि तकनीकों में प्रवेश करने और सीखने की योग्यता हासिल करने से पहले व्यक्तियों को डू क्यूई का अभ्यास करना चाहिए। गूशुनेर को गर्व से डू टेक्निक हॉल का परिचय देते हुए जियोयान उसकी ओर मुड़ता है और पूछता है, चचेरी बहन शुनेर, क्या आप अंदर देखना चाहेंगे क्योंकि आप अभी जियो परिवार में लौट आए हैं? गूशुनेर ने जियोयान की ओर उदासीनता से देखा और उसकी सहमति स्वीकार करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि उसे निम्न स्तरीय डू तकनीकों और क्यूई विधियों में विशेष रुचि नहीं थी, वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ थी जो उसे उसके परिवार द्वारा दिया गया था, जियो कबीले द्वारा रखे गए तुषी प्राचीन सम्राट के जैद के टुकड़े को ढूंढना और लेना। फिर मुझे चचेरे भाई जियोयान को परेशान करना होगा। गूशुनेर की मधुर आवाज सुनकर जियोयान को उसके ठंडे व्यवहार के कारण परेशानी का संकेत महसूस होता है। वर्षों तक अपनी प्रतिभा के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के बाद जियोयान में एक युवा मास्टर के रूप में अहंकार का स्पर्श विकसित हुआ है। मैं वास्तव में इस चचेरे भाई जूनेर की पृष्ठभूमि के बारे में जानने को उत्सुक हूं, जो अचानक कहीं से कबीले में लौट आया। मेरे पिता कुलपति जियाउजान ने इस बात पर जोर क्यों दिया कि मैं उसे कबीले से परिचित कराऊं और उसे अपमानित न करने की चेतावनी दूं? क्या वह सिर्फ एक लड़की नहीं है? जियोयान ने छोड़ने और नासमझी करने पर विचार किया था, लेकिन उनकी पिछली बातचीत के दौरान उसके पिता के गंभीर स्वर ने उसे कुछ समय और सहन करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कोई ठोस योजना थी। जैसे ही वे विचार कर रहे थे, उनके दाहिनी ओर से एक आह ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जियो हुआ अपना सिर खुजलाते हुए धीरे से पास आया। गूशुनेर अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, विशेष रूप से उसकी विषमलिंगिक आंखों से, बाईं ओर लाल रंग और दाईं ओर सियान। वह जियो कबीले में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर आश्चर्यचकित थी जो दिखने में उसके प्रतिद्वंद्वी था।
जियो हुआ को पास आते देख और गुशुनेर की मंत्रमुग्ध अभिव्यक्ति को देखकर जियोयान ने नाराजगी से भौहें चढ़ा ली और जोर से चिल्लाया, गुशुनेर को उसकी नींद से बाहर निकाल दिया। क्या आप जियो हुआ नहीं हैं? जब डू टेक्निक हॉल में आपका कोई काम नहीं है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जियोयान ने याद किया कि 2 दिन पहले एज ऑफ सेरेमनी के दौरान जियो हुआ ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसकी प्रतिभा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जबकि अन्य लोगों ने उसकी प्रशंसा की। जियो हुआ ने जादू परीक्षण स्मारक छोड़ने से पहले उसे केवल सम्मानजनक सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह विशिष्ट रवैया न केवल जियोयान पर निर्देशित था बल्कि जियो परिवार में हर किसी पर लागू होता था जिसने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। हालांकि जियोयान को याद था कि उसकी जानकारी के अनुसार जियो हुआ ने कोई डू क्यूई का अभ्यास नहीं किया था। इससे ये सवाल उठा कि जियो हुआ डू टेक्निक हॉल में क्यों मौजूद था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सच कहूं तो जियो हुआ जियोयान द्वारा गुशुनेर को दिखाने के प्रति उदासीन रहा और केवल तकनीकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जियोयान का स्पष्टीकरण सुनने पर जियो हुआ आश्चर्य से रुक गया। इस बात से अनजान की डू क्यूई का अभ्यास प्रवेश के लिए एक शर्त थी। उन्होंने 4 स्टार डू शिष्य के रूप में आसानी से योग्यता प्राप्त कर ली। अपनी योग्यता के बावजूद वह उस समय अपनी क्षमताओं को प्रकट करने में झिझक रहे थे। अपना सिर खुजलाते हुए और निराशा में आह भरते हुए उसने जियोयान और गुशुनेर का ध्यान आकर्षित करते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। जियो हुआ ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं यहाँ डू क्यूई तकनीकों का अवलोकन करने के लिए आया था। उत्सुकतावश मैं डू क्यूई हॉल के अंदर सीखना चाहता था, लेकिन मुझे पता चला कि पहले डू क्यूई का अभ्यास करने की जरूरत है। युवा मास्टर जियोयान। स्थिति को समझते हुए जियोयान ने सुझाव दिया, उस स्थिति में आप वापस क्यों नहीं आते और कार्यवाहक से डू क्यूई अभ्यास में आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं कहते। इसके साथ ही जियोयान और गुशुनेर चले गए। निराश होकर जियो हुआ ने यात्रा के बारे में सोचते हुए सोचा, कितनी बर्बादी है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ लाभ लेने के लिए बाजार में अन्य बच्चों के साथ शामिल हो जाता। उसने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी और डू टेक्निक हॉल की ओर जा रहे प्रस्थान करने वाले व्यक्तियों को देखा। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने सोचा, ये जियो जहान उल्लेखनीय चालाकी प्रदर्शित करता है। वह गुशुनेर की पृष्ठभूमि और तुर्शी प्राचीन सम्राट की जैद हासिल करने की उसकी खोज को जानता है। जियो कबीले से परिचित होने के उसके प्रयासों के बावजूद वह उदासीन रहता है, ये जानते हुए कि वह जैद की खोज नहीं कर पाएगी क्योंकि कुलपति के रूप में यह उसके कब्जे में है। भले ही वह गुशुनेर को एक संभावित बहू के रूप में नहीं देखता है, वह कम से कम उसके और जियोयान के बीच दोस्ती की इच्छा रखता है। धूर्त मुस्कुराहट और अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए जियो हुआ ने टिप्पणी की, वह एक चतुर बूढ़ी लोमड़ी है। इसके अलावा जियोयान अपरंपरागत तरीकों से उसे जीतने में कामयाब रहा। यह एक नायक की कहानी की तरह है। जियोयान की अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हुए जियो हुआ ने एक सूक्ष्म संकेत देखा। क्या वह आज रात गुशुनेर के कमरे में घुसने की योजना बना रहा है? ही म्यूज। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। मुझे पता है कि वह अब एक बच्चा है, लेकिन क्या वह भूल गया है कि वह अंदर से एक वयस्क है? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जियोनिंग और जियो यू जैसे अनगिनत लोगों ने जब वह छोटा था तो उसके विकृत और अपरिपक्व व्यवहार के बारे में शिकायत की थी। जियो हुआ इस विकृत व्यवहार पर अंकुश लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन ये भी जानता था कि गुशुनेर अपनी स्वर्गीय लॉ, स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय लॉ, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 4थे स्थान पर है, के साथ संघर्ष कर रही थी। मुझे लगता है मुझे कम से कम उसकी दुर्दशा में उसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि मुझे थोड़ा अभिनय करने की आवश्यकता हो सकती है। जियो हुआ ने चुपचाप सोचा, उसकी स्वर्गीय लॉ को नियंत्रित करने में उसकी सहायता करने का संकल्प लिया। यह महसूस करते हुए कि पहले ही दोपहर हो चुकी है, जियो हुआ गर्म झरनों में आराम करने के लिए पहाड़ के पीछे चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जैसे ही रात हुई, जियो हुआ जियोयान को सभी पुरुषों को अपमानित करने से रोकने के लिए चुपचाप बाहर निकल गया। वह पीछे के पहाड़ से पिछवाड़े में दाखिल हुआ, जहां जुगनुओं की रोशनी थी, जिससे एक सुंदर और शांत दृश्य पैदा हो गया। जियो हुआ ने रात के आकाश को देखा, जो चमकदार चंद्रमा और सितारों की विशाल टेपेस्ट्री से सजा हुआ था, जो ब्रह्मांडीय सुंदरता का एक लुभावनी प्रदर्शन पेश कर रहा था। यह दृश्य मेरी पिछली दुनिया में देखी गई किसी भी चीज से भिन्न है। लानत है, यह एक पे के साथ और भी बेहतर होगा। जियो हुआ ने रात के आकाश की प्रशंसा करते हुए सोचा, जैसे कि यह ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता को प्रदर्शित करने वाली एक खगोलीय कृति हो। वैसे भी मुझे हमारे मूर्ख और अभी भी अपरिपक्व युवा मास्टर जियोयान को मूर्ख बनाने से रोकने और युवा लड़की की सहायता करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जियो हुआ ने एक गहरी सांस ली और अपने उद्देश्य पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम की खिड़की पर नजर डाली और याद किया कि जब वह सिस्टम के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे तो उन्हें एक स्टार्टर पैक मिला था। स्टार्टर उपहार खोलें। स्टार्टर उपहार खोलना। आपको 500,000 SCP, 1x ब्लडलाइन टिकट, 1x QE मेथड टिकट, 1x प्रिमोडियल हेवनली फ्लेम टिकट और एक x मीडियम ग्रेड स्टोरेज रिंग प्राप्त हुई है। कुल SCP 500,040 SCP। रक्तरेखा टिकट, एक निर्धारित दर पर किसी भी यादृच्छिक रक्तरेखा को देखते हुए। QE विधि टिकट, एक निर्धारित दर पर किसी भी यादृच्छिक QE विधि को देखते हुए। 500 के। धिक्कार है सिस्टम, तुमने व्यवहारिक रूप से मुझे उस फल पर सब कुछ बर्बाद करने के लिए प्रेरित किया है ना। जियो हुआ ने खिड़की की स्क्रीन पकड़ ली और उसे झटका दिया और निराशा में अपने दांत पीसने लगा। जब उसने गुशुनेर को उसकी परेशानी से निपटने में मदद करने का फैसला किया तो जियो हुआ ने जियोयान की प्रतीक्षा करते हुए दुकान का दौरा किया और ऐसी किसी भी चीज की तलाश की जो उसकी मदद कर सके। उन्होंने एक फल की खोज की जो उसके भीतर की स्वर्गीय ज्वाला को शांत करने में मदद कर सकता है, जिसे फ्रोजन नेदरवर्ल्ड फ्रूट कहा जाता है। फ्रोजन नेदरवर्ल्ड फ्रूट स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला के विपरीत है, जो डू क्यूई को भी जला सकती है। इसके विपरीत ये फल स्वयं डू क्यूई को जमा सकता है और कथित तौर पर उच्च श्रेणी की स्वर्गीय लपटों के बराबर है। इस फल के उपयोग से स्वर्ण सम्राट की भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला को शांत करने में मदद मिल सकती है। कौन जानता है, यह उसे और भी मजबूत बना सकता है। द प्रॉब्लम इज, लागत अत्यधिक ऊंची थी। 500,000 SCP। इतनी हास्यास्पद कीमत देखकर उसने गुशुनेर की सहायता करना छोड़ देने पर विचार किया। फिर भी अब ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम अन्यथा सुझाव दे रहा था। रुको, चलो एक पल के लिए इस पर विचार करें। मुझे लगता है कि सिस्टम ने मुझे उसके लिए यह 500 के दिए हैं, लेकिन मैं इसे उस पर क्यों खर्च करूं? मैं आसानी से अपनी खेती को बढ़ावा दे सकता हूं, कुछ डीरैंक या तियानरैंक डू तकनीक खरीद सकता हूं, या यहां तक कि जियोयान के पास मौजूद फ्लेम मंत्रा की विधि भी अपना सकता हूं। जैसे ही जियो हुआ ने सोचा, उसे एहसास हुआ कि उसे बचाने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। वह जानता था कि वह मुख्य नायिका है और अपने नायक की किस्मत के साथ वह इस संकट से बच जाएगी, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा वह न्याय द्वारा संचालित होने वाला व्यक्ति नहीं था, उस पर यह 500 के खर्च करने का कोई तार्किक कारण नहीं था। जब तक सिस्टम, इस तथ्य का मतलब है कि आपने मुझे ये 500,000 दिए हैं, इसका मतलब है कि आप संवेदनशील हैं। तो मुझे बताएं, क्या भविष्य में ऐसा कोई परिदृश्य होगा जहां मुझे उस पर इसका उपयोग न करने पर पछतावा होगा? मुझे ऐसा उत्तर न दे जैसे मैं उसके बिना स्वर्गीय मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पहली और आखिरी बार होगा। आपके प्रश्न का उत्तर देना यह उसका सौभाग्य होगा, मेजबान।
सिस्टम इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन यह आपके भाग्य में वृद्धि नहीं करेगा। वास्तव में आप इस प्रणाली को प्राप्त करके पहले ही सब कुछ समझ चुके हैं। साधना उपन्यासों के पाठक के रूप में आपको पता होना चाहिए कि इस क्रूर दुनिया में भाग्य और ताकत ही सब कुछ है। तो आप चाहते हैं कि मैं उसे किसी प्रकार के भाग्यशाली आकर्षण के रूप में उपयोग करूं। वह क्यों? और अन्य नायिकाओं में से एक नहीं, बहुत सारी हैं, और जिनकी मैं वास्तव में परवाह करता हूं वे हैं रानी मेडुसा, लिटिल डॉक्टर फेरी और यून यून। क्योंकि नायिकाओं के बीच वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जो अपनी किस्मत उन लोगों के साथ साझा करने में सक्षम है जिन्हें वह महत्व देती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब वह अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती है। लाभ ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वह हर किसी के प्रति उदासीन और उदासीन है। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, जियोहुआ ने सोचा। उसने अपने सामने स्क्रीन पर नजर डाली और पूछा, तो जियोयान की सफलता के बारे में सब कुछ गुशुनेर से आता है ना? आपने देखा होगा कि जब नालन यानरान ने अपनी साधना यात्रा शुरू की तो वह कभी भी ताकत के शिखर तक पहुंचने की उसकी इच्छा के पीछे प्रेरक शक्ति नहीं बनी। ये तब था जब जियोयान को वास्तव में गुशुनेर के लिए अपनी भावनाओं और उसकी पहचान का एहसास हुआ, तभी चरम तक पहुंचने की उसकी महत्वाकांक्षा शुरू हुई। सच है, जियोहुआ ने सिस्टम के साथ आगे की बातचीत को टालते हुए मन ही मन सोचा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जियोयान की कहानी की निरंतरता उसके परिवार याओलाओ और उसके प्रेमियों के बारे में है। उसने बाद में नालान यानरान के बारे में कभी परवाह नहीं की। इतिहास ने अनगिनत बार दर्ज किया है जब पुरुषों को उस महिला के सामने बेकार कर दिया गया है जिसे वे चाहते हैं। ठीक है, एक आदमी होने के लिए क्षमा करें, जियोहुआ ने सिस्टम की टिप्पणी पर चिल्ते हुए जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक आखिरी सवाल, आप भाग्य के बारे में बात करते हैं, लेकिन चूंकि आप मेरे पास हैं तो क्या उसे अपना भाग्यशाली वस्तु बनाने का कोई कारण है? जियो शून्यर के बारे में सभी विवरण सुनने के बाद भी और सिस्टम उसे क्यों बचाना चाहता था, वह अभी भी समझ नहीं पाया कि उसे उसकी आवश्यकता क्यों थी, जबकि सिस्टम ही अधिकांश नायकों के लिए पर्याप्त लगता था। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे मुझ पर आपकी निर्भरता कम होती जाएगी और जब आप वास्तव में चरम पर पहुंचेंगे तो मैं गायब हो जाऊंगा। हालांकि उसकी किस्मत आपके साथ अनंत काल तक साझा की जा सकती है, और जब वह आपके लिए भावनाएं विकसित करती है तो उसकी किस्मत अनंत हो जाती है। डिसअपियर। हाँ, जियोहुआ मुस्कुराया। इसका मतलब है भविष्य का निवेश हो। जियोहुआ ने अपना सिर खुजलाते हुए आह भरी। वह न्याय प्रेरित व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे एक पीड़ित लड़की को केवल भाग्यशाली आकर्षण में बदलने के लिए उसका उपयोग करने और उसकी मदद करने का विचार पसंद आया। भले ही आप न्याय से प्रेरित न हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए भाग्य आवश्यक है। आखिरकार सिस्टम आपकी सहायता के लिए है, न कि आपके जीवित रहने की गारंटी देने के लिए। ठीक है, तुम जीत गए, मैं उसकी सहायता करूंगा, लानत है। जियोहुआ ने आह भरी, हालांकि वह स्पष्ट रूप से निराश था। गुशुनेर की मदद करने के अपने इरादे के बावजूद वह उसकी जलन को नजरअंदाज नहीं कर सका। आखिरकार 500,000 एसीपीयू से उच्च स्तरीय डू क्यूई तकनीक या क्यूई तरीके खरीद सकते थे। ये बेहतर होगा कि यह इसके लायक हो, यदि नहीं तो न केवल मेरा दिल दुखेगा बल्कि इस दुनिया में बने रहने की मेरी प्रेरणा भी कम हो सकती है। अचानक उसने किसी दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। जियोहुआ ने अपना ध्यान आवाज की ओर लगाया और काले कपड़ों में एक बच्चे को चुपचाप बाहर निकलते देखा। हालांकि जियोहुआ अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन वह जानता था कि यह जियोयान था। जियोहुआ ने गुशुनेर के आंगन में रहने के बजाय जियोयान का इंतजार करना चुना, क्योंकि उसकी सुरक्षा 7 स्टार डू सम्राट लिंगियंग द्वारा की गई थी। अप्रत्याशित रूप से जियोयान अपने नायक की किस्मत की बदौलत लिंगियंग की पकड़ से बाहर निकलने में कामयाब रहा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लिंगियंग जियो शून्यर और उसकी स्वर्गीय लौ से निपटने में व्यस्त थी। एक बीज के रूप में भी स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करना और नियंत्रित करना बेहद कठिन है। मुझे उसे नोट कर लेना चाहिए। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि उसने इसे संभालने के लिए इस क्षण को चुना। क्या नायक की किस्मत का इस्तेमाल महिलाओं को चुनने के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता? अपनी शिकायतों के बावजूद जियोहुआ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेते हुए अपने अस्तित्व के लिए प्रत्येक मुख्य पात्र को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस कारण से वह जियोयान की प्रतीक्षा करता है और उसका पीछा करता है, नायक की किस्मत का लाभ उठाते हुए खुद की सहायता करता है और अपने ट्रैक को कवर करता है। उसने अपनी जीभ चिपकाई और अपनी सांसों के बीच बुदबुदाया, मैं वास्तव में जियोयान के गुशुनेर के कमरे में घुसने के बारे में गलत होता। जब वह बड़ी हो जाती है तो ऐसा करना एक बात है, लेकिन वह अभी भी व्यवहारिक रूप से एक बच्ची है। मुख्य किरदार कितना बदमाश है। जियोहुआ ने एक पल के लिए सोचा और जियोयान द्वारा सुनी जाने से बचने के लिए चुपचाप आह भरी। फिर उसने दिशा बदली और उस पेड़ की ओर बढ़ गया जिस दीवार पर जियोयान ने चढ़ने की योजना बनाई थी। अध्याय 03 मुसीबतें हमेशा दस्तक देती हैं। तारांकन एडिटेड। जियोहुआ सोने का नाटक करते हुए शाखा पर लेट गया। जब जियोयान दीवार पर चढ़ने लगा तो उसने सरसराहट की आवाज निकाली जिससे जियोहुआ जाग गया और चिल्लाया, वहां कौन है? दर्द होता है। दीवार से गिरते ही जियोयान आश्चर्य और दर्द से चिल्लाया। अचानक चिल्लाने से विचलित होकर उसने जियोहुआ की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जियोहुआ ने घुसपैठिए के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सावधानी से जियोयान से संपर्क किया। हालांकि जियोयान का राख हुआ चेहरा देखकर उसने हंसी दबाने के लिए अपनी जीभ काट ली और हैरान और संदिग्ध स्वर में पूछा, चचेरे भाई जियोयान, आप सम्मानित मेहमानों की दीवार पर चढ़कर क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताओ कि आप कुछ अनुचित कर रहे हैं। ओह ये इसके बारे में। जियोयान को शुरू में ये देखकर राहत मिली कि यह जियोहुआ ही था जो चिल्लाया था, लेकिन जब जियोहुआ के सवाल का सामना किया गया तो वह घबरा गया और अपने शब्दों पर लड़खड़ा गया, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे जवाब दिया जाए। वह ये नहीं बता सका कि वह गुशुनेर के साथ मजाक करने का इरादा रखता था, क्योंकि सुबह उनकी पहली मुलाकात हुई थी और उसे इधर उधर घुमाने में उसकी झुंझलाहट थी। उसे उसके साथ डू क्यूई का अनुभव करने की उम्मीद थी, जो हाल ही में एक मजाक के तौर पर जियो कबीले में लौटी थी। अन्य बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे, जबकि अनाथ बच्चे एक बड़ी इमारत साझा करते थे। उसने सोचा कि पिछवाड़े में कोई नहीं होगा, इसलिए उसने गुशुनेर से अकेले मिलने के अवसर का उपयोग करने की योजना बनाई। जियो कबीले के प्रतिभाशाली युवा मास्टर के रूप में उनकी स्थिति को देखते हुए वह गुशुनेर के समान एक छोटे से आंगन में अकेले रहते थे। दोनों करीबी पड़ोसी थे और उसका मानना था कि किसी को भी उसकी गतिविधियों पर संदेह नहीं होगा। हालांकि इसका खुलासा करना विनाशकारी होगा। यदि जियोहुआ ने इसकी सूचना दी तो यहाँ तक कि उसके पिता कबीले प्रमुख भी उसे नहीं बचा सके। खासकर बुजुर्गों के गुट ने उसके पिता को कबीले प्रमुख पद से हटने के लिए दबाव डाला। परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जियोयान का दिमाग दौड़ गया और अचानक वह मुस्कुराहट के साथ एक जवाबी सवाल लेकर आया। ठीक आपके पास। आप आधी रात को पेड़ की शाखा पर क्या कर रहे हैं? आप कुछ चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना? दुर्भाग्य से जियोयान के लिए जियोहुआ ने ऐसी स्थिति की आशंका जताई थी। जियोयान की अपरिपक्वता के बावजूद वह मूर्ख नहीं था। उनकी अनगिनत शरारतें दर्शाती थीं कि उन्हें पता था कि रेखा कहाँ खींची गई है, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उन्होंने पहले से कुछ तैयार किया था। जियोहुआ अंदर ही अंदर फूंकार रहा था और खुश महसूस कर रहा था।
जबकि अन्य बच्चे जियोयान के सवाल से भयभीत हो गए होंगे, उन्हें जियोयान का चालाक बनने का प्रयास अच्छा लगा। मैं पहाड़ के पीछे गर्म झरनों में सो गया। पहाड़ से शयनगृह तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। चूंकि मैं अभी भी नींद में था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए झपकी लेने के लिए एक पेड़ पर बैठ गया और शोर के कारण जाग गया। जियोहुआ ने अपने कुछ गीले बालों को सहलाते हुए समझाया, जिनमें पत्तियां और धूल जड़ रही थी। उन्होंने जियोयान पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली। कुछ भी हो, यंग मास्टर, जियोयान का यहाँ होना अजीब है। आप आमतौर पर अपनी हवेली में स्नान करते हैं और शायद ही कभी यहाँ आते हैं। क्या आपका आंगन वहाँ नहीं है? यदि आप कुछ भी अनुचित करते हैं और जियो कबीले की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मुझे इसके बारे में सजा हॉल के बुजुर्गों में से एक को रिपोर्ट करना पड़ सकता है। जियोयान स्तब्ध था। पनिशमेंट हॉल के गंभीर दंड के विचार ने उसे भयभीत कर दिया। वह वहीं खड़ा रहा, लाल चेहरा और हकलाता हुआ, कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। अचानक उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जियोहुआ और जियोयान ने मुड़कर देखा तो ज़ेड रंग का पजामा पहने एक युवा लड़की उभर रही थी। गूशुनेर ने उदासीन और ठंडी अभिव्यक्ति के साथ पूछा, आप दोनों आधी रात में शोर क्यों कर रहे हैं? हालांकि वह ठीक लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका व्यवहार थोड़ा कांप रहा था, जिससे पता चलता है कि उसने कुछ पकड़ रखा था। वह निश्चित रूप से इसे वापस पकड़ रही है। मैं समझता हूं कि वे एक प्राचीन कबीले हैं जो परंपरा को महत्व देते हैं, लेकिन उन्हें चौथी स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करने देना अत्यधिक लगता है। जियोहुआ ने माना कि वह अपनी स्वर्गीय ज्वाला, स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला के दुष्प्रभावों से पीड़ित थी। बीज ज्वाला के रूप में भी यह अभी भी सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वालाओं में से एक थी। इसे नियंत्रित करने के उसके प्रयासों के बावजूद उसकी ताकत अपर्याप्त थी, जिसके कारण महत्वपूर्ण परिणाम हुए। गूशुनेर की ठंडी निगाहों के नीचे जियोयान तेजी से घबरा गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह इसे सुन सकता था। नहीं, ये है मैं, ओह यहाँ। जांच का सामना करने में असमर्थ जियोयान का चेहरा लाल हो गया और वह तब तक हकलाता रहा जब तक कि वह निश्चल खड़ा नहीं हो गया, बोलने में असमर्थ हो गया। जैसे ही गूशुनेर की नजर ठंडी हुई, जियोयान मुड़ा और भाग गया। क्या? अरे आंटी दी एमसी, तुम क्यों भाग रहे हो? जियोयान की हरकत से भ्रमित होकर जियोहुआ अपने विचार में चिल्लाया। अचानक यह उसे क्लिक करता है कि वर्तमान समय उनका अपरिपक्व संस्करण है। जियो कबीले द्वारा धोखा दिए जाने, अपमानित होने और बदनामी झेलने के बाद उसका मन मजबूत होने लगा। उसे उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां उसे गूशुनेर का दिल मिल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मनहुआ संस्करण अचानक घटित हो, जैसे कि एक भालू ने गूशुनेर पर हमला किया हो और जियोयान उसे बचाने के लिए वहां मौजूद हो? ठीक है, वह मेरा बुरा है। हालांकि अगर मनहुआ संस्करण अचानक हुआ और एक भालू गूशुनेर पर हमला करता हुआ दिखाई दिया, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि जियोयान उसे बचाने के लिए वहां मौजूद है। वैसे भी तात्कालिक समस्या यह है कि इस जमे हुए नीदरलैंड के फल को गूशुनेर को कैसे दिया जाए। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि इससे उसे मदद मिलेगी, तो उसे निश्चित रूप से संदेह होगा। जियोहुआ ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चचेरी बहन जियोहुआ? गूशुनेर ने जियोयान को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान जियोहुआ पर केंद्रित कर दिया। मुझे इसे कैसे लगाना चाहिए? जियोहुआ ने अपनी बाहें पार कर लीं और गंभीरता से विचार करने लगा कि फल कैसे पेश किया जाए। अचानक सिस्टम द्वारा दिए गए स्टोरेज ड्रिंक से फल बाहर आया और साकार हुआ, और गूशुनेर की स्वर्गीय ज्वाला ने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की, भड़क उठी जैसे कि उसे किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा हो। प्रभुत्व के लिए प्रयासरत दोनों सेनाओं में भयंकर संघर्ष हुआ। जियोहुआ घटनाओं के अचानक मोड़ से चौंक गया और स्थिति खतरनाक होने पर उसे घबराहट महसूस हुई। उसने गूशुनेर की ओर देखा, जो सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। अरे चचेरी बहन जुनेर, क्या तुम ठीक हो? जियोहुआ अपनी त्वचा पर जलन और ठंड का दर्दनाक मिश्रण महसूस करते हुए उसकी तरफ दौड़ा। लो, नियंत्रण से बाहर, ये टकरा रही है। फल की ठंडक के साथ गूशुनेर ने धीरे से समझाया। उसकी आवाज में तनाव आ गया। अरे क्या मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ, चचेरा भाई गूशुनेर? जियोहुआ की आवाज घबराहट और हताशा से कांप रही थी। भले ही वह उसे एक भाग्यशाली आकर्षण के रूप में उपयोग करने वाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे कष्ट देना चाहता था। मुझे अंदर लाओ। पहले बेहोश होने से पहले वह ये शब्द बोलने में कामयाब रही। उसके निर्देशों का पालन करते हुए जियोहुआ जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गया। बहुत खोजने पर उसे उसका बिस्तर मिला और उसने उसे लिटा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है वह भाग्यशाली है? डैम दिस सिस्टम, जियोहुआ ने मन ही मन शाप दिया। अरे तुम कहाँ हो? मुझे बताओ क्या करना है। लेकिन बदले में उसे केवल गगनभेदी चुप्पी मिली। इसने उस पर ठंडे ब्लेड की तरह प्रहार किया। सिस्टम का आखिरी बार से क्या मतलब था? सिस्टम के भीतर की भावना गायब हो गई थी, जिससे एक खोखली प्रणाली के अलावा और कुछ नहीं रह गया था, जो उसे फिर कभी जवाब देने में असमर्थ थी। वह वास्तव में अपने दम पर था, बिना किसी मार्गदर्शन के इस संकट का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। अच्छा, क्या जिंदगी एक कुतिया नहीं है? जियोहुआ ने मन ही मन शाप दिया। उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए जियोहुआ ने अपनी किस्मत का इस्तेमाल करने पर दांव लगाया और चिल्लाकर कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। अपने आप को दिखाओ मिस्टर गार्ड। कमरे में काली हवा का एक झोंका आया, जिसने उसे क्षण भर के लिए अंधा कर दिया। जैसे ही हवा कम हुई, जियोहुआ ने काले कपड़ों में एक आकृति देखी जो उसे घूर रही थी। ओह, तो कोई उसे देख रहा था। जियोहुआ ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, ये जानते हुए कि आमतौर पर जियो कबीले के लोगों को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता। यंग मिस को क्या हो रहा है? लिंग यंग ने ठंडे स्वर में मांग की। उसकी हत्या का इरादा स्पष्ट था। जियोहुआ ने संक्षेप में खुद को खून से लथपथ पड़े हुए होने की कल्पना की, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, लिंग यंग को समझाने और शांत करने की कोशिश की। मुझे पता है कि आपको मुझ पर संदेह है, लेकिन उसे अभी मदद की जरूरत है और मैं उसे बचा सकता हूँ, जियोहुआ ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में तात्कालिकता की धार थी। और अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? लिंग यंग की आवाज बर्फीली थी। उसमें मौजूद खतरनाक आवाज ने जियोहुआ को अपनी जगह पर जमा दिया था। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन चारों ओर देखो, ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और ये तेजी से घातक हो रही है। यदि आपके पास इसे ठीक करने की शक्ति है, तो समय बर्बाद करना बंद करें और ऐसा करें। बस मुझे धमकी देते हुए वहां खड़े न रहें। लिंग यंग की आंखें सिकुड़ गईं। हवा में एक खतरनाक सन्नाटा छा गया। अंत में उन्होंने कहा, ठीक है, क्या संभावनाएं हैं? स्वर्ग से प्रार्थना करो, जियोहुआ ने बुदबुदाया। उसकी आवाज तनाव से भरी हुई थी। हाँ, अगर वह मर गई तो पूरा जियो कबीला उसके साथ चला जाएगा, लिंग यंग ने फुसफुसाया। उसकी संकुचित आंखों से एक डरावना घातक इरादा झलक रहा था। क्या ऐसा है? तो ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा नहीं होगा, जियोहुआ ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अद्भुत आत्मविश्वास था। आखिरकार इस लड़की को कुछ बेतुकी किस्मत का साथ मिला है, जियोहुआ ने सोचा। उसके होठों पर एक घबराई हुई मुस्कुराहट थी जब उसने दर्द से चटपटा रही गूशुनेर की नाजुक आकृति को देखा। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह उसे बचा सकता है, लेकिन अगर सिस्टम सही था तो उसकी किस्मत बहुत बड़ी थी, जो उसे इस दुष्वप्न से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त थी। असली चुनौती उसके शरीर को चीरती गर्म और ठंडी ऊर्जाओं के हिंसक टकराव से बचने में मदद करना था। उन ताकतों को युद्ध विराम में लाने के लिए उसे बाहरी मदद की जरूरत थी।
ऐसा लगता है कि लिंग यंग के पास इसे संभालने की ताकत या ज्ञान नहीं था और जियो हुआ भी इससे बेहतर स्थिति में नहीं था, कम से कम अपने दम पर तो नहीं। लेकिन एक अंतर था, उनके पास तराजू को अपने पक्ष में करने के लिए एक प्रणाली, एक प्रकार का हथियार था। अब वह भूशून्य की नायिका की किस्मत पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसे खुद को और पूरे जियो कबीले को निश्चित विनाश से बचाने के लिए इस पर भरोसा कर रहा था। लिंग यंग ने उसकी जांच की। यंग मिस को बचाने के उसके संकल्प और दृढ़ संकल्प को ध्यान में रखते हुए एक भरी आह के साथ वह पीछे हट गया, अपने हत्या के इरादे को कम कर दिया और जियो हुआ को आगे बढ़ने की अनुमति दी। लिंग यंग की हरकत और उसके हत्या के इरादे में धीर देखकर जियो हुआ ने अपना ध्यान वापस भूशून्य की ओर लगाया और उसके पास बैठ गया। फिर उन्होंने मानसिक रूप से ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, क्या मैं इस स्थिति को हल करने के लिए गोल्ड ग्रिड लाइन टिकट का उपयोग कर सकता हूँ? उसे प्रतिक्रिया देने के बजाय ऑटो कल्टीवेशन सिस्टम ने एक चरखा प्रदर्शित किया। इसे कांस्य, रजत, सोना और काला लेबल वाले खंडों में विभाजित किया गया था। वह जो देख सका उसके अनुसार कांस्य के लिए 47.6%, रजत के लिए 28.6%, सोने के लिए 19% और काले रंग के लिए 4.8% संभावनाएं थीं। अद्भुत, ऐसा लगता है कि आखिरकार मुझे ही स्वर्ग से प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी। जियो हुआ ने अपने पहले शब्दों की गंभीरता को महसूस करते हुए गंभीरता से सोचा। अध्याय 04 100 का स्नेह तारांकन संपादित। हर चीज किस्मत पर निर्भर क्यों होती है? जियो हुआ ने व्यंग्यपूर्वक आह भरी। हालांकि उसने पहले ही उसे बचाने का संकल्प ले लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही यह सिर्फ एक रेगुलर एंड ग्रिड लाइन हो, वह उसे बचाने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। डैम सिस्टम, बेहतर होगा कि आप भाग्य वाली बात के बारे में झूठ न बोलें, नहीं तो जो अंक मैंने बर्बाद किए हैं उन पर मुझे भारी रिफंड की आवश्यकता होगी। जियो हुआ ने मन ही मन शाप दिया। ये स्पिन, उसने देखा जैसे पहिया घूमने लगा। थोड़ी देर के बाद पहिया उतरा, जिससे पता चला कि उसे कितना रक्त प्राप्त होगा। उसका शरीर उत्तेजना से कांपने लगा और उसके चेहरे पर एक भयंकर उत्साहित मुस्कान फैल गई। अरे बूढ़े आदमी, मुझ पर एक उपकार करो और इस आंगन के चारों ओर एक अवरोध लगा दो। जियो हुआ चिल्लाया, उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। वह जानता था कि वह वही है जो उन पर यह मुसीबत लेकर आया है, लेकिन वह ये भी समझता था कि उसकी किस्मत के साथ यही उनकी दुर्दशा का समाधान था। प्रणाली, मैं इसे पहले भी उठा चुका हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसकी किस्मत के बारे में निश्चिंत रहें। यदि आप गलत हैं तो मुझे और मेरे वंश दोनों को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। लिंग यंग ने जियो हुआ के स्वर पर नाराजगी जताई, लेकिन वह तात्कालिकता को नजरअंदाज नहीं कर सका, खासकर जब से जियो हुआ ने दावा किया कि वह अपनी यंग लेडी की गंभीर स्थिति को हल कर सकता है। जैसे ही बैरियर लगा, जियो हुआ के शरीर से एक तेज दहाड़ निकली, जिससे लिंग यंग की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। जबकि जियो हुआ उस वस्तु को नहीं देख सका क्योंकि उसने आकाश पर ध्यान केंद्रित किया था, वह उसकी जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। आंगन में भयानक सन्नाटा छा गया और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या यह अनु? जैसे ही लिंग यंग उससे पूछने ही वाली थी, जियो हुआ के शरीर से शक्तिशाली डूक्यूई की एक लहर निकली, जिससे हवा का एक बड़ा झोंका आया और वह उड़ गया। जैसे ही उसने खुद को उठाया, उसने जियो हुआ से आने वाली एक तेज दहाड़ सुनी, जिसे उसकी आत्मा में महसूस किया जा सकता था। ये दहाड़, आखिर यह क्या है? रूहकंपा देने वाली दहाड़ सुनकर यंगलिंग भयभीत हो गया और अवरोध को मजबूत करने में और अधिक प्रयास करने लगा। सबसे पहले उसने जो अवरोध खड़ा किया था वह उतना मजबूत नहीं था और ये लापरवाही से किया गया था, लेकिन जियो हुआ से खतरे को महसूस करने के बाद उसने तुरंत अपनी और भूशून्य की रक्षा करने वाले अवरोध को मजबूत और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिर क्या हुआ? इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि इतना बड़ा दृश्य खड़ा हो गया? लिंग यंग अंदर से चिल्लाया और उसने लगातार अपनी डूक्यूई को उस वस्तु में डाला और तब तक नहीं रुका जब तक कि स्थिति शांत नहीं हो गई। बाद में उसने जियो हुआ को आकाश की ओर चिल्लाते हुए सुना, मानो वह आकाश की ओर दहाड़ रहा हो। जैसे कि स्वर को उकसाया गया हो, तारों से भरा रात का आकाश अचानक बादल छा गया और शक्तिशाली वज्र छोड़े जो जियो हुआ पर वार करते रहे। क्या बकवास है? उसने वास्तव में इस तरह का दर्द सहा। लानत है, उसके प्रति मेरा सम्मान आसमान छू गया। जियो हुआ ने स्वर्गीय बिजली क्लेश को सहन करते हुए उस आदमी के बारे में सोचा। जियो हुआ तब तक बेहोश होने वाला था जब तक उसने गुशुनेर को उसकी लॉ और सिस्टम से खरीदे गए फल के बीच टकराव से दर्द सहते हुए नहीं देखा। उसकी अपरिपक्वता के कारण हुई एक गलती। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने मुझे चेतावनी नहीं दी, ये स्पष्ट होना चाहिए था। वे ध्रुवीय विपरीत हैं और ताकत में समान हैं। दोनों स्वर्ग और पृथ्वी के उत्पाद हैं। स्वाभाविक रूप से वे दो पहाड़ियों पर दो शिकारियों की तरह एक दूसरे पर प्रभुत्व की तलाश में टकराएंगे। फिर भी मैं, धतेरी की छोटी लड़की, मेरी गलती का दर्द सह रही है। मैं कैसा आदमी हूं अगर इतना दर्द मुझे गिराने के लिए काफी है? आगे बढ़ो कमीने। जियो हुआ ने अपने दांत भींचे और अपनी अवज्ञा और तिरस्कार व्यक्त करते हुए आकाश की ओर चिल्लाया। बिजली अचानक लाल हो गई, जिससे आकाश तेजी से कांपने लगा, मानो स्वर्ग उसके शब्दों और रवैये से क्रोधित और अप्रसन्न हो गया हो और उसे उसके अहंकार के लिए दंडित करने की इच्छा दिखा रहा हो। ये है तो आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जियो हुआ को अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। दर्द के बीच उन्हें एहसास हुआ कि यह रहस्यमय रक्तरेखा क्या हासिल करने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने इसकी सहायता की। स्वर्ण सम्राट भस्मीभूत स्वर्गीय ज्वाला और जमे हुए नेदरवर्ल्ड फल के बीच लड़ाई बंद हो गई, क्योंकि दोनों पक्ष जियो हुआ और स्वर्ग के बीच टकराव से भयभीत थे। काफी देर के बाद काले बादल छंट गए, जिससे एक शांत तारों से भरा रात का आकाश दिखाई देने लगा। आखिरकार इसे खत्म होते देख लिंग यंग ने राहत की सांस ली। उसने चारों ओर देखा और देखा कि आंगन अस्त व्यस्त था, फिर भी जियो हुआ और स्वर्ग के बीच टकराव के विशाल तमाशे और शोर के बावजूद बाहर शांत था। उसने अपने दिमाग पर कितना भी जोर डाला, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसने मासूमियत से सोते हुए लड़के को देखा। अनगिनत सवाल उसके दिमाग में भर गए, लेकिन उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि लड़का पूरी तरह से आराम नहीं कर लेता और जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो जाता। लगता है जियो परिवार में एक राक्षस का जन्म हो गया है। मैं बस यही आशा करता हूं कि वह हमारे गु कबीले का दुश्मन न बने, लिंग यंग ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए सोचा। उस झड़प को देखने के बाद वह वास्तव में जियो हुआ का दुश्मन बनने की इच्छा नहीं रखता था। बेशक वह उसे मार सकता था, लेकिन वह जानता था कि हुन कबीला संदिग्ध हरकतें कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वे केवल तुषी प्राचीन भगवान की जैद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि हुन कबीले ने भविष्य में समस्याएं पैदा की तो जियो हुआ की ताकत की आवश्यकता होगी। जैसे ही लिंग यंग गहन चिंतन में था, उसने बिस्तर से एक धीमी आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी युवा महिला धीरे धीरे जाग रही है। वह उसके पास गया और धीरे से उसे बैठने में मदद की। यंग मिस, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके शरीर में कोई समस्या है? लिंग यंग ने चिंता और घबराहट से भरे स्वर में गुजुनेर से पूछा। मैं ठीक हूँ ओल्ड लिंग। क्या हुआ? गुशुनेर ने लिंग यंग के सिर पर हाथ रखते हुए उसे आश्वस्त किया। हालांकि कमरे की जांच करने और जियो हुआ को अपने बगल में सोते हुए देखने के बाद उसने स्पष्टीकरण मांगा। लिंग यंग ने पूरी स्थिति का वर्णन किया, जिसमें स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला और जमे हुए नीदरलैंड के फल के बीच टकराव से लेकर स्वर्गीय बिजली क्लेश और स्वर्गीय सजा बिजली ने जियो हुआ पर हमला किया, क्योंकि उसने दो शक्तिशाली ताकतों के बीच लड़ाई को रोकने के लिए दर्द सहन किया था।
घूशुनेर उसे बचाने के अपने संकल्प और दृढ़ संकल्प से आश्चर्यचकित था। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका शरीर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है और उसके भीतर की स्वर्गीय लौ पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। यह एक बड़ा आश्चर्य था क्योंकि उसने कभी भी इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि जियो हुआ ने दावा किया कि पूरी स्थिति उसकी वजह से हुई, वह जानती थी कि यह पूरी तरह सच नहीं था। इसका कारण उसकी हेवनली फ्लेम को नियंत्रित करने में असमर्थता भी थी, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में चौथे स्थान पर थी। यदि उसका नियंत्रण बेहतर होता तो उस रहस्यमय फल के प्रकट होने का कोई कारण नहीं होता। मुझे खेद है यंग मिस, ये पुरानी चीज उनके मिशन को पूरा करने में विफल रही है और आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी है। लिंगियंग झुके और बहुत माफी मांगी, उनका स्वर अफसोस से भरा था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। जबकि मैं इस बारे में उत्सुक हूं कि वह और जियोयान आपकी पकड़ से कैसे बच गए, मैं उसके वंश के बारे में अधिक उत्सुक हूं। क्या आप कुछ जानते हैं ओल्ड यंग? दुर्भाग्य से ये पुरानी चीज रिक्त रेखा की पहचान करने में असमर्थ थी। मेरे सीमित ज्ञान के साथ यह अज्ञात है कि यह वास्तव में क्या करने में सक्षम है। घूशुनेर ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार उसने स्वर्ग को चुनौती देने में सक्षम रक्तवंश के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यदि लिंगियंग की व्याख्या सच थी तो जियोहुआ की रिक्त रेखा और स्वर्ग के बीच हिंसक और विनाशकारी झड़पों को देखते हुए पूरे शहर का शांत रहना प्राकृतिक था। बूढ़ी लिंग, कृपया आसपास के क्षेत्र की जांच करें। यदि आपका स्पष्टीकरण सच है तो पूरे शहर का शांत रहना बहुत अप्राकृतिक और चिंताजनक है। घूशुनेर ने लिंगियंग को आदेश दिया। समझा। वह तेजी से अपनी जगह से गायब हो गया। उसे शहर की शांति संदिग्ध लगी लेकिन वह बेहोश जियोहुआ और घूशुनेर की रक्षा के लिए रुक गया था। हालांकि अब जब उसकी यंग मिस जाग गई थी तो वह जियोहुआ की सुरक्षा उस पर छोड़ सकता था। वह घूशुनेर को अच्छी तरह से जानता था और उसे भरोसा था कि वह अपने उद्धारकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या उसे छोड़ नहीं देगी। उसने अपना ध्यान उस सोते हुए लड़के की ओर लगाया जिसके कारण ये घटना हुई थी। उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था और गर्म हो रहा था। घूशुनेर को पता था कि उसे जियोहुआ से प्यार हो गया है। आपको मुझे बचाने के लिए इतना कुछ करना होगा जिस लड़की से आप अभी दोपहर को मिले थे। आप मुझे आपसे प्यार करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते भाई जियोहुआ, उसने अब तक की सबसे खूबसूरत मुस्कान दिखाते हुए फुसफुसाया। वह जानती थी कि उसकी उदासीनता और ठंडे व्यक्तित्व को जियोहुआ ने पिघला दिया था और वह उसे खुश करने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी। मैं आपसे वादा करता हूँ भाई जियोहुआ, मैं और जो कुछ भी मेरा है वह आपका है। हालांकि मैंने जो सुना है उसके अनुसार आपको शायद परवाह नहीं है और ये परेशानी भरा लग सकता है। हालांकि कृपया जुनेर को अपने पीछे आने दें और जो दृश्य आप देखते हैं उसे साझा करें। घूशुनेर, वह लड़की जो अपने आगमन पर जियो कबीले और जियोयान के प्रति ठंडी और उदासीन थी, अब एक सुंदर मुस्कान दिखाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका ठंडा और बर्फीला दिल पूरी तरह से पिघल गया है। उसने जियोहुआ के माथे को चूमा खुद से और उसे कसम खाई कि वह हमेशा उसकी रहेगी। जब जियोहुआ बाद में जागा तो केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह थी मन ही मन जियोयान से माफी मांगना, क्योंकि उसने गलती से अपनी मुख्य नायिका को ले लिया था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर उसे याद हो तो वह कम से कम जियोयान को उसके सबसे बुरे दिनों में मदद करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हालांकि लिंगियंग घूशुनेर के आसपास नहीं थी, फिर भी वह देख सकता था कि वह क्या कर रही थी और सुन सकता था कि वह क्या कह रही थी, जिसे वह आहें भर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी यंग मिस को वास्तव में प्यार हो गया था और उसे समझ आ गया था कि जियोहुआ और घूशुनेर के बीच का रिश्ता कितनी बड़ी चुनौती होगी। फिर भी किसी कारण से उनका मानना था कि जियोहुआ आसानी से परीक्षणों पर विजय प्राप्त कर सकता है और बिना पसीना बहाए गो कबीले की मान्यता प्राप्त कर सकता है। हालांकि वह जानता था कि जियोहुआ के लिए उसकी भावनाएं उजागर होने के बाद उसके रास्ते में कितनी मुसीबतें आएंगी और उसने प्रार्थना की कि युवा पीढ़ी में से कोई भी उसके लिए नफरत का कारण न बने। फिर भी जब कबीले को इस बारे में पता चलेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा होगा। लिंगियंग ने सोचा, उस अराजकता की कल्पना करते हुए जब कबीले ने यह खबर सुनी होगी। घूशुनेर के पास पिछले 1000 वर्षों के भीतर गो कबीले में डूडी रख की उच्चतम शुद्धता थी। ऐसी खबर मिलने के बाद गो कबीले ने उसे स्वर्गीय ज्वाला अपने कब्जे में देने का फैसला किया और उसे गो कबीले का नंबर 1 वारिस नाम दिया। इतना ही नहीं, एक बच्ची होने के बावजूद कई लोग पहले से ही उसकी चीनी मिट्टी जैसी सुंदरता पर फिदा थे। प्रतिभा और सुंदरता से संपन्न गो कबीले के मुखिया की बेटी के रूप में उज्जवल भविष्य के साथ कई लोग उसे एक देवी, एक अप्राप्य फूल मानते थे। इसके बावजूद अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हार नहीं मानी और खेती करना जारी रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन वे उसका दिल और प्यार जीत लेंगे। फिर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह गिरे हुए जियो कबीले के किसी व्यक्ति को अपना दिल और प्यार देगी। हैरानी की बात यह है कि जियोहुआ कुलपिता या बुजुर्गों का बेटा भी नहीं था, वह सिर्फ एक अनाथ बच्चा था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। हालांकि उसने जो प्रदर्शित किया वह अन्य बच्चों में से कोई नहीं कर सका, यहाँ तक कि 8 प्राचीन कुलों में भी नहीं। एक अदम्य जज्बा, एक अटूट संकल्प और बिना दिगंगाए आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। जियोहुआ ने लिंगियंग को कुछ ऐसा दिखाया था जो 8 प्राचीन कुलों सहित किसी भी बच्चे के पास नहीं था। केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी वह रक्तरेखा, ये निश्चित रूप से जियो कबीले की रक्तरेखा नहीं थी। लिंगियंग ने जियोहुआ से आई बिजली और तेज गर्जना को याद करते हुए सोचा। इतने लंबे समय तक गो कबीले की सेवा करने के बाद वह जानता था कि जियोहुआ की वंशावली 8 प्राचीन कुलों से अधिक थी। वास्तव में उसकी वंशावली ने स्वर्ग पर धारने का साहस भी किया। 8 प्राचीन कुलों में से कोई भी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता था। हालांकि मैंने इसे 1 सेकंड के लिए देखा था, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह जियो कबीले से है क्योंकि उसके माथे पर ब्लड लाइन टैटू दिखाई दिया था। इसका मतलब है कि जियो कबीले की रक्तरेखा को उसकी उस रहस्यमयी रक्तरेखा के कारण जबरदस्ती जागृत किया गया था। इसने लिंगियंग को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। 8 प्राचीन कुलों को पार करने वाली एक शक्तिशाली रक्तरेखा के साथ उसने सोचा कि यह अत्यधिक निम्न जियो कबीले की रक्तरेखा को क्यों बलपूर्वक जागृत करेगा। रुको, मुझे यह मत बताओ कि रहस्यमयी रक्तरेखा ने सुप्त और घटिया रक्तरेखा जियो कबीले की रक्तरेखा को बलपूर्वक जगाया ताकि इसे मजबूत बनाया जा सके और इसके साथ जोड़ा जा सके। जियोहुआ को इसका एहसास हुआ और वह स्वर्ग को उकसाता रहा था कि वह उन्हें जुड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर सके। लिंगियंग उस सिद्धांत पर कांपने से खुद को नहीं रोक सका जिसके बारे में उसने सोचा था। आखिरकार अगर यह सच है तो यह अदम्य भावना और अटूट संकल्प की सीमा से परे है। ये किसी पागल आदमी का काम है। लिंगियंग ने अपना सिर हिलाया, उस सिद्धांत को नकार दिया जो उसने अभी बनाया था, ये सोचकर कि यह असंभव था। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी ये थ्योरी सच है। वह अपने वंश के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया, लेकिन फिर उसे एक मनोरंजक बात याद आई। जाने से पहले उन्होंने जियोहुआ की ताकत को महसूस किया और महसूस किया कि वह सबसे कम उम्र के प्रैक्टिशनर बनने में कामयाब रहे हैं। उसने सोचा कि जब वह उठेगा तो जियोहुआ किस तरह की अभिव्यक्ति करेगा और उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। वैसे भी वह लड़का जियोयान, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन किसी कारण से मुझे उसकी बनाई योजना के प्रति उदासीनता महसूस हुई। इसके बारे में मुझे पता होने के बावजूद किसी कारण से मैं इसे रोकने की जरा भी इच्छा न रखते हुए उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
उसने किस तरह की काली तकनीक का इस्तेमाल किया। जियो हुआ की चीखों की वजह से जियोयान की पटरी रुक गई। लिंग यंग का दिमाग अपनी याददाश्त से बाहर आ गया। इसके साथ जियोयान के विकृत व्यवहार वाली घटना को रोक दिया गया, जिससे गु शुनेर की बेगुनाही बच गई। लिंग यंग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान दिखाई दी। उसने जियोयान को सजा के रूप में मौत से भी बदतर स्थिति देने का फैसला किया था। यहाँ तक कि उनका प्रिय परिवार भी उनके निधन के बाद उन्हें पहचान नहीं पाएगा। अगर जियो हुआ ने सुना कि लिंग यंग क्या सोच रही थी और क्या करने की योजना बना रही थी, तो उसकी अभिव्यक्ति अजीब होगी। उपन्यास के अनुसार यहाँ तक कि जब जियोयान ने उसकी पहचान छिपाकर गु शुनेर के आंगन में प्रवेश किया, तब भी उसने उसके साथ डुक्यूई का अनुभव करने के अलावा कुछ नहीं किया और उसकी पवित्रता बरकरार रही। इसके बावजूद वह अभी भी जियोयान के लिए प्रार्थना करेगा और आशा करेगा कि वह दोबारा वही काम करने की योजना नहीं बनाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसे लिंग यंग से जो सजा मिलेगी वह जियो कबीले के कानून प्रवर्तन द्वारा उसे दी जाने वाली सजा से कहीं अधिक खराब होगी। अध्याय 05 तूफान गुजर जाने के बाद जियोयान बेचैनी महसूस करते हुए उठा। उसके दिमाग में जियो हुआ और जियो शुनेर के बारे में चिंताएं तेजी से बढ़ रही थी, जो संभवतः बुजुर्गों और उसके पिता को पिछली रात जियो शुनेर के आंगन में घुसने की कोशिश के बारे में बता रही थी। अपने कार्यों के सार्वजनिक होने के विचार ने उसे चिंतित कर दिया। वह जानता था कि एक बार बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। जिसे कभी भूटान शहर में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में देखा जाता था, वह जल्द ही भूटान शहर में नंबर 1 विकृत बच्चा बन जाएगा। यहाँ तक कि जियो कबीले के तीसरे युवा मास्टर के रूप में उनकी स्थिति भी उन्हें इस तरह के अपमान से नहीं बचाएगी। जब वह नाश्ते के लिए भोजन क्षेत्र में गया तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पिता प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत कर रहे थे। जियोयान को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि जियो हुआ और जियो शुनेर ने घटना को निजी रखा था। इस ज्ञान से उसके हृदय का भारी बोझ उतर गया और उसे राहत की लहर महसूस हुई। हालांकि गु शुनेर ने जिस ठंडी नजर से उसे देखा था, उसकी याद ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली अभिव्यक्ति कर सकती है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए वह खुद को बताए बिना भाग गया था। सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने माफी मांगने के लिए जियो शुनेर के आंगन में जाने की योजना बनाई, यह उम्मीद करते हुए कि वह पिछली रात की घटनाओं का खुलासा नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से वह पूरी सच्चाई का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन उसने मान लिया कि उसे कुछ भी संदेह नहीं होगा। जियोयान जानता था कि उसे इतनी लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था और उसने डुक्यूई के साथ प्रयोग करने का कोई भी विचार छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने से और अधिक परेशानी होगी और अपनी गलतियों को स्वीकार करना शर्मनाक था। नाश्ते के बाद वह जियो शुनेर के आंगन के लिए निकले। चूंकि सुबह का समय था, इसलिए आसपास बहुत कम लोग थे, जिससे माफी मांगते समय उसे देखे जाने की संभावना कम हो गई। चचेरे भाई जुनेर। जब वह आंगन में पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी। एक क्षण के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और जियो शुनेर शांत शालीन व्यवहार के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ चचेरा भाई जियोयान? उसने पूछा। उसकी आंखें सावधानी से सिकुड़ गईं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियोयान व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उसके अंदर घुसने के पिछले प्रयास को देखते हुए सावधान थी। गहरी सांस लेते हुए वह गहराई से झुका और हार्दिक क्षमा याचना की। दोषी और खेदजनक अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कुछ विवरण छोड़कर तुरंत स्थिति को समझाया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है चचेरे भाई जियोयान, जियो शुनेर ने शांति से कहा। जब तक आप पश्चाताप महसूस करते हैं और अपने कार्यों को दोहराते नहीं हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके अलावा मैंने चचेरे भाई जियो हुआ के साथ इस पर चर्चा की है और वह भी इसका उल्लेख नहीं करने के लिए सहमत हो गया है। जियो शुनेर की बातें सुनकर जियोयान ने राहत की सांस ली। उसे यह जानकर और भी अधिक सहजता महसूस हुई कि जियो हुआ का बड़ों को सूचित करने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने जियो शुनेर में बदलाव देखा। ऐसा लगता है कि उसका पहले वाला ठंडा स्वभाव कुछ नर्म हो गया है। हालांकि अभी केवल एक दिन ही हुआ था, जियोयान को उसकी उपस्थिति में एक नई गर्मजोशी महसूस हुई। उसने जियो शुनेर को अधिक करीब से देखा और सोचा कि वह और भी अधिक सुंदर और उज्ज्वल दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे अपनी कल्पना कहकर खारिज कर दिया और इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। घूमकर वह अपने आंगन में वापस चला गया। उसने अपने तरीके बदलने और अपने पिता और भाइयों को शर्मिंदा होने से बचने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह सबसे छोटा डू या फिर दूरी बनेगा। जैसे ही वह अपने आंगन में दाखिल हुआ, उसने सोचा कि जियो हुआ कहाँ होगा। आमतौर पर वह जियो हुआ को सुबह सुबह पहाड़ के पीछे की ओर जाते हुए देखता था, क्योंकि उसका आंगन पास में ही था, लेकिन आज उसने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था। वह ज्यादा सो गया होगा, वह अभी भी एक बच्चा है। लेकिन यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मुझे अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी पुनर्जन्म स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। आखिरकार मैं इस कहानी का मुख्य पात्र हूँ, है ना? हाँ, बस रुको छोटी लड़की। एक बार जब आप मेरी ताकत देखेंगे तो आप भी हर किसी की तरह एक हीरो की तरह मेरी प्रशंसा करेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओल्ड लिंग, गु जुनर ने पुकारा। आपका आदेश क्या है यंग मिस? लिंग यंग, जो अभी अभी लौटी थी, उसके पीछे आए और घुटने टेक दी। क्या उसने जो कहा वह सच है? गु जुनर ने जियोयान के शब्दों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा। लिंग यंग ने अपना सिर नीचा रखते हुए उत्तर दिया। हालांकि उसने कुछ बातें छिपाई, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वह ज्यादातर सच था। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ठंडा और अलग हो गया था, है ना? गु जुनर ने कहा। उसकी आवाज उदासी और अकेलेपन से भरी हुई थी। उसकी परेशानी को महसूस करते हुए लिंग यंग ने अंदर ही अंदर आह भरी लेकिन विषय बदलने का फैसला किया। युवा महिला, जियोयान ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन वह वास्तव में आपके साथ डुक्यूई का प्रयोग और अनुभव करने की योजना बना रहा है। मैं देख रहा हूँ, गु जुनर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जो किसी की भी आत्मा को हिला सकता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए लिंग यंग को महसूस हुआ कि उसकी युवा महिला पर डुक्यूई का गुस्सा बढ़ रहा था। जैसे ही उनके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ा, उन्हें पसीना आने लगा। उसने तुरंत उस क्षेत्र को एक सुरक्षात्मक घूंघट में ढक दिया ताकि दूसरों को गड़बड़ी का एहसास न हो सके और तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। यंग मिस, कृपया शांत हो जाए। आपकी डुक्यूई जंगली हो रही है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, उसने अपने किसी प्रिय व्यक्ति का जिक्र किया। युवा मिस, जियो हुआ अभी भी आराम कर रहा है। यदि आप अपनी डुक्यूई को बेतहाशा छोड़ना जारी रखेंगी तो आप उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। धीमी आवाज में उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनाओं के कारण उसकी डुक्यूई, जिसने स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली स्वर्गीय ज्वाला के साथ आत्मसात कर लिया था, भड़क उठी और जियो हुआ को लगभग नुकसान पहुंचाया, जो अभी भी ठीक हो रहा था। मुझे खेद है ओल्ड लिंग, मेरे गुस्से के लिए। कृपया चिंता मत करो युवा महिला। ये नौकर लापरवाह था और उसे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। जैसे ही गु जुनर शांत हुआ, लिंग यंग ने राहत की सांस ली और आंगन को ढकने वाले घूंघट को खोल दिया। उसने उसके क्रोध को दोष नहीं दिया। जियोयान की हरकतों से कोई भी महिला नाराज हो जाएगी। डुक्यूई के साथ प्रयोग करने के लिए उसका उपयोग करना अस्वीकार्य था।
यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह गुस्से में थी, लेकिन ये तथ्य कि जियोयान उसके साथ डूबी हुई का अनुभव करना चाहता था असहनीय था, क्योंकि यह आमतौर पर प्रेमियों के लिए आरक्षित था। अब जब उसे जियो हुआ के लिए प्यार महसूस हुआ तो जियोयान की हरकतें व्यवहारिक रूप से मौत की इच्छा जैसी थीं। यंग लेडी सिर्फ गुस्से में नहीं है, शी इज इनरेज्ड। अगर जियोयान ने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लिंगियन को पता था कि वह जियोयान को तब तक पीटना चाहता था जब तक कि उसके माता पिता उसे पहचान न लें, लेकिन अगर उसने दोबारा कोशिश की तो उसकी यंग लेडी उसे मार डालेगी। जियोयान को दंडित करने की उसकी इच्छा के बावजूद उसके मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना थी, इसलिए उसने प्रार्थना की कि जियोयान दोबारा ऐसा न करे। गुजुनर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी उग्र और जलती हुई भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसने अपने कमरे से हलचल महसूस करते हुए तेजी से अपनी आंखें खोलीं। गुजुनर ने उत्साह से सिर हिलाया और ताली बजाई और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ प्रसन्नतापूर्वक बात की। अब ऐसा लगता है कि भाई जियोहुआ जाग गया है, मुझे उसकी चोटों पर ध्यान देना चाहिए। लिंगियन सीधी खड़ी होकर अपनी यंग मिस को देख रही थी जब वह जियोहुआ की चोटों की देखभाल के लिए उसके कक्ष की ओर जा रही थी। वह समझ गया था कि दूसरों को उसके पास आने से रोकने की अपनी सतर्कता के बावजूद अगर यह जियोहुआ होता तो वह अपनी आंखें मूंद लेता। लिंगियन ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया और जियोहुआ से कुछ प्रश्न पूछना चाहा। आखिरकार वह जियोहुआ की रहस्यमय और शक्तिशाली वंशावली के बारे में उत्सुक था और सोच रहा था कि क्या वह उनकी स्थिति के बारे में जानता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मम्मा ओहे, जियोहुआ ने सुस्ती महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर भारी और सुस्त लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह अनाथालय में अपने कमरे में नहीं है, इसलिए उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ है। उसके सामने गुजुनर बैठी थी, उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल और सुंदर मुस्कान थी। उसने लिंगियन को चुपचाप दीवार के सहारे जुटे हुए उसे ध्यान से देखते हुए देखा। अभी भी जागने के बाद से धुंधलापन आ रहा था। जियोहुआ का दिमाग स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। कुछ समय बाद उसके दिमाग ने सब कुछ संसाधित किया और उसने दर्द और अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज़ को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से अपना शरीर उठाया। उसने तेजी से गुजुनर को कंधों से पकड़ लिया और उसकी चोटों की जांच की। चचेरे भाई गुजुनर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपका शरीर ठीक है? क्या मेरे फल ने आपकी लौ को प्रभावित किया? और जियोहुआ को चिंता थी कि गुजुनर घायल हो गया था और उसकी स्वर्गीय लौ जमे हुए नेदरवेल फल से प्रभावित हुई थी। वह जानता था कि उसकी स्वर्गीय लौ अभी भी एक बीज लौ थी, जिसे परिपक्व होने के लिए बहुत अधिक पोषण और समय की आवश्यकता थी। शांत हो जाओ लड़के, यंग मिस ठीक है और तुम्हारी चोटें उससे कहीं अधिक गंभीर हैं। यदि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे। लिंगियन ने जियोहुआ की प्रतिक्रिया पर आह भरी और उसे अपनी यंग मिस की स्थिति के बारे में आश्वस्त किया। उसने जियोहुआ को धीरे से पीछे खींचा और उसके शरीर की स्थिति की जांच करते हुए उसे ठीक से बैठाया। गुजुनर के लिए जियोहुआ की प्रतिक्रिया ने उसके दिल को गर्म कर दिया। उसकी चोटें उससे कहीं ज्यादा गंभीर थीं, फिर भी उसे खुद से ज्यादा उसकी चिंता थी। उसके प्रति उसकी चिंता ने उसे पिछली रात की घटनाओं से प्राप्त हुए भारी लाभ से अधिक खुश कर दिया। मैं ठीक हूँ भाई जियोहुआ, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, उसने नर्म और नम्र आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर उसे राहत मिली, लेकिन वह इस बात से उलझन में था कि उसने उसे कैसे संबोधित किया। हूँ भाई, क्या ये वह नहीं है जिसे वह आमतौर पर जियोयान कहती है? वह मुझे ऐसा क्यों बुला रही है? जियोहुआ ने ऊपर देखा और महसूस किया कि वह मुस्कुरा रही थी। जब वह जियो कबीले में पहुंची तो उसने कोई भावना नहीं दिखाई थी, फिर भी अब वह मुस्कुरा रही थी। जियोहुआ इतना सघन नहीं था कि इस निहितार्थ को भूल सके और इसने उसे और भी अधिक परेशान किया। उसने अनजाने में ही उसका दिल जीत लिया था। हालांकि वह जानता था कि वह भविष्य में सुंदर होगी, लेकिन अगर उसने जियोयान का समर्थन नहीं किया तो ये परेशानी भरा होगा। आखिरकार वह जियोयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक होगी। जब वह नीचे थी तो उसका समर्थन करेगी, जब वह मुसीबत में थी तो उसकी मदद करेगी और उसके साथ लड़ेगी, और जियोयान की खेती के शिखर पर पहुंचने के मुख्य कारणों में से एक होगी। ऐसा लगता है कि मुझे उस विशाल गड्ढे को भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है जो मैंने गलती से बना दिया था। चूंकि यह पहले से ही ऐसा है, इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलना चुन सकता हूँ, भले ही इसका मतलब उपन्यासों में बताई गई घटनाओं को बदलना हो। उस निर्णय के साथ अब समस्या यह है। जियोहुआ व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और कम से कम हॉल ऑफ सोल और हुन कबीले की समस्या में मदद करने का संकल्प लिया। हालांकि उसकी नजर पूरे काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। और आप कर रहे हैं? जियोहुआ आस्ट। हालांकि वह जानता था कि लिंगियन कौन था, लेकिन जियो कबीले में उसकी पहचान और उपस्थिति के बारे में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए था, क्योंकि वह हमेशा छिपा रहता था। स्वाभाविक रूप से उसे ऐसा व्यवहार करना पड़ा मानो वह लिंगियन को नहीं जानता हो, अन्यथा वह इन दोनों को ये बात समझाने में असमंजस में पड़ जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलपति और बुजुर्ग जानते हैं कि कोई गुप्त रूप से गुशुनेर की रक्षा कर रहा है। वे बूढ़े कितने चालाक हैं, मुझे संदेह है कि वे लिंगियन के बारे में अनभिज्ञ हैं। ये सिर्फ इतना है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, और कोई भी उसे ढूंढने की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि वह केवल गुजुनर की रक्षा करता है। मैं देर से परिचय के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन वह एक नौकर है जिसने लंबे समय तक मेरे परिवार की सेवा की है। वह लिंगियन है, या जैसा कि मैं उसे ओल्ड लिंग कहता हूँ। गुजुनर ने लिंगियन का परिचय कराया, जिन्होंने सम्मानजनक सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि आपने उसे सामने आने के लिए चिल्लाया था, इसलिए मुझे लगा कि आप उसे पहले से ही जानते हैं। भाई जियोहुआ, उसने असमंजस में अपना सिर झुकाते हुए कहा। तुम्हारी लो की ताकत देखने के बाद मुझे पता था कि तुम साधारण नहीं हो, इसलिए मुझे लगा कि कोई गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा होगा और उसे ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हूँ, बस अचानक चिल्लाया, बस इतना ही। मैं समझ गया, तो इसीलिए इसका मतलब है कि आपने इस बूढ़े लिंग को पूरी तरह से मूर्ख बना दिया है। लिंगियन ने व्यंग्यपूर्वक आह भरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक छोटे लड़के द्वारा धोखा दिया जाएगा। जियोहुआ ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हा, अपराध के लिए खेद है और मुझे राहत है कि मैंने इसे आजमाया, नहीं तो मैं गलती से आपके द्वारा मारा गया होता। हालांकि क्या हम कल रात की घटना के बारे में बात कर सकते हैं? बेशक, यंग मास्टर जियोयान घटना के बारे में नहीं। जियोहुआ आगे बढ़ना चाहता था और पिछली रात की घटना पर चर्चा करना चाहता था। वह जियो परिवार और वुटैन शहर में होने वाले हंगामे के बारे में जानना चाहता था। फिर उसने लिंगियन को आगे बढ़ते हुए और गुजुनर के पीछे खड़े होते देखा। मैं उसे समझाऊंगा, हालांकि यदि आप बुरा न माने तो मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ प्रश्न भी हैं, लिंगियन ने घोषणा की। जियोहुआ को पहले से ही पता था कि लिंगियन क्या पूछना चाहती है और उसे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार जो हुआ वह महत्वपूर्ण था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वे इसके बारे में उत्सुक थे। शुरुआत में वुटैन सिटी ने कल रात के हंगामे के बारे में कुछ भी नहीं सुना है या उससे प्रभावित नहीं हुआ है। जियो परिवार, जियाली परिवार, एओबा परिवार, कोई नहीं। जब सूरज उगाया तो हर कोई ऐसे जाग गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे कि यंग मिस, आप और मैं जिस हंगामे में शामिल थे वह हुआ ही नहीं था। उनके शब्दों ने जियोहुआ को आंतरिक रूप से झकझोर दिया। उस तेज शोर और गर्जना से कोई भी प्रभावित नहीं हुआ और उन सभी ने हमेशा की तरह अपना दिन शुरू किया।
वह नहीं जानता था कि खुश हो या चिंतित, लेकिन तभी उसने अपने सिस्टम से एक संदेश पॉपअप होते देखा जिससे उसे राहत मिली। अगला, आपके लिए धन्यवाद, यंग मिस को बहुत लाभ हुआ है। उसका शरीर मजबूत हो गया है, उसकी क्षमता बढ़ गई है और वह अपने शरीर को प्रभावित किए बिना अपनी स्वर्गीय लॉ को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। अब वह बिना किसी समस्या के चरम पर पहुंच सकती है। भ्रमित होने का नाटक करते हुए जियोहुआ ने स्वर्गीय ज्वाला के बारे में पूछा और लिंग यंग ने उनकी प्रकृति और उपयोगिता से लेकर उनकी रैंकिंग और क्षमताओं तक के बारे में बताया। यंग मिस के अंदर की स्वर्गीय लॉ को हेवनली फ्लेम रैंकिंग में चौथा स्थान दिया गया है। स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली हेवनली फ्लेम। वह इसे अवशोषित करने और परिष्कृत करने में सक्षम थी, लेकिन यह अभी भी उसके लिए बहुत शक्तिशाली है और यह उसके शरीर पर भारी पड़ रहा है। इसके लिए तुमने जो किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, लड़के। लिंग यंग ने अपनी यंग मिस की मदद करने और उसे बचाने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उनके इस कदम ने न केवल जियोहुआ को बल्कि गुजुनर को भी आश्चर्यचकित कर दिया।